जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंडिया FST 24 का। हम लोग हिंदी में पेपर डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे 51 to 75 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन मैं करूँगा और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन शिल्पा मैम करेंगे। ठीक है ना। तो इस मुहिम के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं। हम लोग हैं 51 क्वेश्चन आपका बात करेंगे हम लोग। तो देखिए 51 और देखो क्या दिया आपका FST 24। देखिए क्या दिया आपका FST 24। ठीक है ना। चलिए सर, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। क्या पूछा गया है, यौगिक का IUPAC नाम होगा। तो इस कंपाउंड का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे दो फेनिल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। हम जानते हैं कि RC6H5 आपका हाइड्रोजन ग्रुप, और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे NO2 और आपका क्या होता है यहाँ पे एल्काक्सी OR। ये सब क्या होते हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक, इसका मतलब इनका नाम हम लोग पहले रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4। और देखिए यहाँ पे दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा होगा, आपका OH हो जाएगा। इसका मतलब अगर OH हो जाएगा तो देखो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा आपका, क्या है 1 और 4 पे क्या है आपका फेनिल है। तो देखो यहाँ पे 1,4 डाईफेनिल और देखो 2,3 क्या बोलेंगे 2,3। तो देखो ब्यूटेन 2,3 डाईआल। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका 1,4 डाईफेनिल 2,3 ब्यूटेन डाईआल। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 52 क्वेश्चन का। देखिए क्या लिखा, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकेंड से सुमेलित करके सही मिलान सही विकल्प को चुने। देखो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड दिया हुआ है। पूछा गया है समचक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक की बात करेंगे तो जिसमें सिर्फ कार्बन के ही डेरिवेटिव होते हैं, सिर्फ कार्बन के से रिंग बनी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचक्रीय बोलते हैं। और जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है उसे बोलते हैं एरोमेटिक, और क्या होगा आपका कंपाउंड होगा। तो देखिए हम जानते हैं क्या कि बेंजीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन बोलते हैं। तो बेंजीन और नेफ्थलीन एक दोनों क्या होते हैं, आपके समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ए का क्या हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा। विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें साइकिल में चक्र में आपके कार्बन के अलावा कोई अदर एटम आ जाएगा, उसे हम क्या करते हैं, विषम चक्रीय बोलते हैं। तो देखिए कार्बन के अलावा देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ का, लेकिन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन आ गया तो क्या होगा, आपका विषम चक्रीय हो गया। और विषम चक्रीय के बाद यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है। क्या है आपका, लोन पेयर है। मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ तो नाइट्रोजन आ गया और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। तो ये रेजोनेंस में भी है, तो 2 पाई 4 पाई और 6 पाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक तो है लेकिन क्या है आपका, विषम चक्रीय है। तो क्या होगा आपका, बी का क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा। अचक्रीय मतलब क्या होता है, जो एलिसाइक्लिक, जो क्या होगा आपका एलिफैटिक हो और साइक्लिक हो, उसको बोलेंगे अचक्रीय बोल देंगे। तो थर्ड का क्या होगा, सी का क्या होगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड, और क्या होगा आपका सी का फर्स्ट। देख लीजिए कौन सा होगा आपका, यही आपका फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया है, यौगिक CH3 CH2 NH2 क्या है आपका, एमीन है। यहाँ देखो 1 डिग्री एमीन है, एक कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री क्या होगा आपका, एमीन हो जाएगा। और अगर इसी का हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नाइट्रोजन
देखो 2 1 2 2 से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है 2 डिग्री आपका क्या होगा आपका एमीन हो जाएगा। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन के केवल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन की बात करते हैं तो ये तीनों एक दूसरे क्या होते हैं क्रियात्मक समायोजन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हैं क्या 54 क्वेश्चन के। देखिए क्या लिखा हुआ है चतुष्फलकीय प्रजाति MO4 ब्रैकेट बन -n प्रदर्शित की जाती है। तो आप जानते हैं चतुष्फलकी की अगर हम लोग बात करें यहीं पे तो चतुष्फलकी क्या होगा आप जानते हैं जिसको बोलते हैं यहाँ पे यम, अगर कोई यम हो जो क्या हो आपका जो संक्रमण तत्व होगा तो यह क्या होगा आपका चतुष्फलकी प्रजाति का होगा। और वहाँ पे क्या होगा देखो तीनों क्या हैं वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ये क्या है आपके संक्रमण तत्व होते हैं। और यहाँ बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये तीनों चतुष्फलकी प्रजाति की होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 55 की। देखो क्या दिया हुआ आपका है कोल्वे विधि से, कोल्वे विधि में जब देखो क्या लिखा हुआ है CH3COONA क्या बोलेंगे सोडियम एसीटेट का विद्युत अपघटन करते हैं तो पूछ रहा है कैथोड पर क्या उत्पाद बनेगा। तो कैथोड की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपका कैथोड पे क्या बनता है आपका कैथोड पे आपकी जाएगी क्या H2 गैस बनती है। और यही क्वेश्चन पूछता एनोड पे क्या बनेगा तो आपका एनोड पे क्या बनता है आपका CO2 गैस बन जाती है। ठीक, तो पूछ रहा है कैथोड पे क्या बनेगा तो कैथोड पे देखो यहाँ पे क्या दिया आपका है H2 और तो यही H2 बन जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे NaOH और H2। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखना है कोल्वे विधि में हम लोग मीथेन नहीं बनाते हैं। ठीक, मीथेन नहीं बनाते हैं और CO2 कहाँ पे जाती है आपकी कहाँ जाएगी आपकी एनोड पे जाती है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बात करेंगे 56 का। देखो क्या दिया आपका जब बेंजीन की रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट और 3H2 के साथ देखो यहाँ पे क्या हम ऐसे लिख दें बेंजीन की रिएक्शन जब 3H2 अल्ट्रावायलेट लाइट और 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है आपका बन जाता है C6H6Cl6। तो यहाँ Cl हर जगह आपका Cl जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पर भी Cl हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे C6H6 और क्या हो जाएगा आपका Cl6 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन बोल देंगे और हेक्साक्लोरो क्या होता है बेंजीन बोल देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन को हम लोग बोलते हैं 6 और 6 बोलेंगे। तो जो क्या होगा आपका क्या बोलेंगे हम लोग इसको सॉरी माफ करिएगा क्या बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्या होगा आपका क्लोराइड। और जब बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम लोग बोलते हैं C666 भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लिंडेन नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक, तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपसे यक्स पूछा है तो यक्स क्या होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 57 की। देखिए क्या दिया हुआ है CaC2 कि जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड आपका क्या होगा CH जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। और जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब C2H5MgBr की रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा Mg पे प्लस और C2H5 माइनस पे Br हो जाएगा। तो B क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे C2 क्या बन जाएगा आपका H6 बन जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, बी और ए क्या होंगे, तो बी क्या होगा आपका C2H6 और ए क्या होगा आपका एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसके हम लोग 2 मोल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी क्या बनेगा आपका C2H6, देख लीजिए B2C2H6 और ए क्या बनेगा आपका एसिटिलीन। तो यही आपका 57 का फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 58 की। देखिए क्या लिखा है, जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ गर्म किया जाता है तब अंतिम उत्पाद होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिनाल C6H5OH, फिनाल को जब हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा दें, फिनाल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे और जब इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या बनता है आपका सैलिसैल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड हो जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग हैं सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। और तो क्या बन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेंजिल डिहाइड नहीं भैया, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल नहीं बनेगा, बेंजोइक अम्ल नहीं बनेगा, सैलिसैल्डिहाइड सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक वाई होगा। तो देखो भैया एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2 प्लस HCl की जब रिएक्शन करा देते हैं और टेम्परेचर लेंगे 273 से 278 केल्विन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और जब CuCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे वाई क्या बनता है, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका नाइट्रोजन गैस निकल जाती है तो क्या बनता है क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। चलिए तो क्या बन जाएगा फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब क्या दिया है 60 में, दी गई अभिक्रिया में जेड को पहचानिए। तो देखो भैया जब एसीटोन की रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका आयोडोफॉर्म CHI3 बन गया और Ag के साथ हीट करेंगे तो क्या बन गया आपका एसिटिलीन बन गया। जब यहाँ पे H2SO4 अब क्या होगा KGSO4 और हीट करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका जो आपका क्या बनेगा, आपका देखो क्या बन रहा है यहाँ पे आपका बनेगा जो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पाई बांड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा आपका OH, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे OH हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको ऐसे बना दें CH3, यहाँ पे CH और OH और आपका OH हो जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH हो नहीं सकते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो जब यहाँ से क्या होगा आपका H2O रिमूव हो जाएगा वाटर तो क्या बन जाएगा आपका CH3CHO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। तो Z क्या होगा आपका CH3CHO हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 61 के, निम्न अभिक्रिया के क्रम में A होगा। अब A क्या होगा, देखिए जब हम लोग एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराते हैं 4 मोल ऑफ KOH ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका आइसोसाइनाइड, क्या बनता है आपका बेंजीन क्या बोले बेंजाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है, क्या होता है कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलेंगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो जाएगा। यही आपकी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम लोग एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ लेते हैं और क्या बनेगा आपका बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाता है और क्या बोलते हैं इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड फॉर्म बन जाता है, इसका मतलब सिर्फ बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है
ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग हैं, दिया हुआ आपका 62। देखो भैया 62 की बात करेंगे, अभिक्रिया ये दी हुई है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनेगा। तो जब हम लोग देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे, जब इसकी रिएक्शन HI के साथ करा रहे हैं, तो जब इनकी रिएक्शन हम लोग HI के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे SN1 या फिर आपका क्या होगा, आपका SN2 रिएक्शन होगी। तो SN1 के लिए क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री होना चाहिए, और SN2 के लिए क्या होगा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या होगा आपका 3 डिग्री होना चाहिए। चलो भैया, तो बांड या तो यहाँ से टूटेगा या फिर यहाँ पर टूटेगा। तो जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखो हिंड्रेंस होना चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जब हिंड्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे SN1 होगा SN2 होगा, क्या होगा आपका स्टेरिक, बताइए यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, SN1 तो नहीं बनेगा, SN2 बनेगा। और जब SN2 बनेगा तो ये बांड कहाँ से ब्रेक होगा आपका, बांड आपका ब्रेक कहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, H पे पॉजिटिव और I पे निगेटिव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 CH CH3 CH2 और O और H हो जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3 CH2 और क्या बन जाएगा आपका I हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आपका हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए पूछा गया है 63 में अंतः संक्रमण तत्व किस से संबंधित नहीं है। तो अगर नहीं पूछ रहा आपसे है तो हम जानते हैं अंतः संक्रमण तत्व की बात करेंगे तो ये क्या होता है आपका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंतः संक्रमण को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करेंगे तो क्या होता है 6 एंड 7 पीरियड में हम लोग क्या होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जिसमें बोलते हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आप पे आते हैं। तो यहाँ पे 6 और 7 तो होगा आपका। यहाँ बोला गया थर्ड ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप से ही क्या हुए हैं वो सब, ये सब एराइज हुए हैं, तो क्या होगा थर्ड समूह भी हो जाएगा। क्या पूछा है किससे संबंधित नहीं है, तो 5वें आवर्त से संबंधित नहीं है, तो यही आपका क्या होगा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक ना, संबंधित नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 64 का। देखिए 64 की बात करें तो डेल्टा EGH हेतु सही कथन नहीं है। डेल्टा EGH का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए भैया जब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेफ्ट टू राइट पे जाने पर क्या होती है आपकी बढ़ती है, और टॉप टू बॉटम पे जाने पे क्या होती है आपकी घटती है। क्या हो गया आपकी डिक्रीज होती है, यहाँ पे क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है, यहाँ पे क्या होती है डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम 16th ग्रुप की बात करें तो 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम और पोलोनियम की बात करेंगे तो इसका सबसे नीचे हो जाता है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम और कौन सा हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इसी तरह हम 17th ग्रुप की बात करें तो 17th ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीटीन की बात करेंगे तो क्या ऑर्डर हो जाता है इसमें इसका फ्लोरीन का क्या होता है आपका, इससे क्या होता है कम हो जाता है। क्योंकि का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से इसका ऑर्डर क्या हो जाता है आपका यहाँ पे Cl, F और हो जाएगा आपका क्या Br और क्या हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग एस्टीटीन 80 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका आंसर दिया हुआ है FClBrI, ये तो आपका सही है। ठीक, पूछा गया है सही कथन नहीं है। ठीक, ये तो सही है। सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम और ऑक्सीजन ये तो आपका सही है। यहाँ दिया गया है क्या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या होना चाहिए आपका नाइट्रोजन। तो यही आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा थर्ड इज क्या होगा आपका कथन सही नहीं है। ठीक है ना, सही कथन नहीं हो जाएगा आपका। आइए बात करते हैं हम लोग हैं 65 का। क्या दिया हुआ है कथन परमाणु की त्रिज्या
उनके ऋणायन से हमेशा अधिक होती है। नहीं, जो एटम की त्रिज्या होती है ऋणायन से क्या होती है, कम होती है। हमेशा देखिएगा अपने पेरेंट एटम से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ अधिक नहीं क्या होना चाहिए था, कम लिखना चाहिए था। ठीक, और देखो क्या लिखा हुआ है, किसी परमाणु के धनायन और ऋणायन की त्रिज्या एक दूसरे के समान होती है। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, और ऋणायन की त्रिज्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपके गलत हो गए। तो यहाँ पे कथन और कारण क्या होगा, दोनों असत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए भैया अब हम लोग बात करते हैं 66 का। देखिए क्या दिया हुआ है, NO2 प्लस NO3 माइनस एंड N3 माइनस में क्रमशः नाइट्रोजन के संकरित कक्षकों के प्रकार होंगे। तो देखिए अगर हम लोग NO2 की बात करेंगे तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा आपका N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ पे NO3 की बात करेंगे तो यहाँ आप स्ट्रक्चर ऐसे बना लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा और आप ऐसे बना लीजिए। O पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8। तो हम इसको हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग ऐसे बना लें। इसके पास एक लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बांध से हम ऐसे जोड़ दें इसको। तो देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 2 4 1 5 और यहाँ पे 2 7। तो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8 हो गया। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 हो गया आपका। इसका मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे सिग्मा बांड है, यहाँ सिग्मा बांड है, और कोऑर्डिनेट बांड भी सिग्मा बांड की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2, और sp2 होंगे तो क्या होंगे आपके ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे, और sp क्या होते हैं, लीनियर होंगे। यहाँ बात करेंगे N3 माइनस, मतलब जिसको बोलते हैं एजाइड आयन बोलते हैं। जब इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N ट्रिपल बांड N हो जाएगा, और यहाँ पे N पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बांड हैं आपके, 1 और 1 2, मतलब क्या हो जाएगा आपका sp, और sp क्या होगा आपका स्ट्रक्चर sp हाइब्रिड आइब्रिड कैसे होंगे आपके, लीनियर शेप होते हैं। क्या होते हैं, रेखीय होते हैं। तो मिला लीजिए sp sp2 और क्या होगा आपका sp। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 66 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 67 का। तो देखिए 67 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में बंद कोट का सही क्रम है। बंद कोट पूछा है, बॉन्ड आर्डर पूछा है। तो हम जानते हैं बॉन्ड आर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। आइए साहब, एक इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर हम जानते हैं एक नोट एक ट्रिक होता है। नोट की बात आप नोट कर लीजिए, हम लोग बोलते ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे याद रखिएगा, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3.0 होता है। और हम 15वें इलेक्ट्रॉन की बात करें या 16वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होता है, इधर 0.5 क्या होता है आपका, कम होने लगता है, प्रत्येक में कम हो जाएगा। और इधर भी हम लोग जाएँ 13 इलेक्ट्रॉन की बात करें और क्या बोले हम लोग 12 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इधर भी क्या होगा आपका 0.5 क्या हो जाएगा आपका, कम होने लगता है प्रत्येक में से। तो इसका मतलब यहाँ हम देख सकते हैं क्या, O2। अब O2 + 2 की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे 14, और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपका 3 होता है। तो इसका कितना होगा आपका 2.5 हो जाएगा, और इसका कितना होगा आपका 2.0 हो जाएगा। यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा आपका 2.0 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ 8 दूना 16, 16 में फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा 14, और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। O2 + 2 की बात किया जाए तो O2 + 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपका 3.0। ठीक, बंद कोट की बात करेंगे तो 3.0। O2+ की बात करेंगे तो देखो 8 दूना 16, 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15, और 15वें का कितना होता है 2.5 होता है। अब बात करेंगे O2
-1 की बात करेंगे तो 8 दूना 16 और 1 17 हो गया, और 17 वाले का कितना होता है, देखो 17 वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा, इसका मतलब पूछा है बंद कोट का ऑर्डर क्या होगा आपका, यहाँ पे O2+2 O2+ एंड क्या होगा आपका O2- हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भैया, अब हम लोग बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, FeCN6-4 का चुंबकीय आघूर्ण होगा मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, रूट में n+2 क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है, और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होगा आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -6 -4 यहाँ क्या आ जाएगा, +2, और जब हम लोग आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, और जैसे +2 चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन का 18 3d6 और क्या होगा आपका 4s2, और यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आर्गन का 18 और क्या हो जाएगा आपका 3d6 हो जाएगा। यहाँ पे डी सबसेल की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 4 क्या होंगे आपके, 4 होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे आपके, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 4 हो गया, तो रूट में कर दीजिए 4 4+2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 चौका 24, मतलब क्या होगा √24 क्या होगा आपका बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा आपका, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 69 का। देखो क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एटिनाइड सामान्य तथा परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है। थोरियम जो होता है यही क्या होता है, एटिनाइड जो है आपका परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। और अगर हम लोग बात करेंगे थोरियम का, तो थोरियम पे क्या होता है, +4 आपका केवल पाया जाता है, केवल +4 होता है, केवल क्या होता है, +4 पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए 70 की बात करें, देखो क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिनर्जिक बंध प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, अगर सिनर्जिक बॉन्ड पूछा है तो इसका मतलब ये होता है कि लिगेंड्स मेटल को क्या होगा आपका, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहाँ बोलेंगे CO और क्या होगा आपका। तो इसका मतलब हो गया क्या, लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे और क्या होगा आपका, सेंट्रल मेटल भी लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब यहाँ पे वाटर में तो होता नहीं है सिनर्जिक बॉन्ड, F में आपका होगा नहीं, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसी में क्या होता है आपका सिनर्जिक बॉन्ड होता है। जब सिनर्जिक बॉन्ड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ बात करेंगे 71 की, क्या दिया हुआ, संकुल ये दिया हुआ में पहले तथा दूसरे भाग में प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः होगी। तो देखो भैया यहाँ पिरीडीन की बात करेंगे, इसका क्या होता है, 0 होता है, तो ये निकाल लीजिए, x +4 × 0 प्लस x, और एक क्लोरीन पे एक -1 चार्ज होता है, तो +4 × -1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसका 0 हो गया, तो 2x - 4 = 0, 2x = कितना हो गया आपका +4, इधर जाएगा तो +4 हो गया, x = कितना हो गया +2। इसका मतलब प्रत्येक प्लेटिनम पे कितना चार्ज होगा आपका +2 और कितना होगा आपका +2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा आपका यहाँ पे +2, मतलब क्या बोलेंगे, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं
72 का। देखिए 72 में क्या पूछा गया आपसे है, पूछा गया अभिक्रिया N2 3H2 गिव्स 2H3 में N2H2 और अमोनिया की मात्रा का अनुपात 1:3:2 है। तो देखो यह नियम को दर्शाता है। देखिए नाइट्रोजन गैस का अनुपात कितना है 1 और हाइड्रोजन कितना है 3 और क्या है आपका 2। ये किसके अनुपात को दर्शाता है? आप याद रखिए गैसीय अनुपात को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गैसीय अनुपात को दर्शाता है। तो देखो आपका क्या होगा, आपका गैसियस आयतन, क्या बोलेंगे? गैसियस आयतन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 4th इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 73। देखिए फास्फोरस परमाणु में संख्या ज्ञात कर कीजिए जहाँ पे यल की वैल्यू 1 है और m = 0 है। तो देखो अगर बात करें हम लोग फास्फोरस का, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15। लिखिए हम लोग क्या, तो क्या होता है हीलियम नियान, तो नियान का 10 होता है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3s2 और क्या होगा आपका 3p2 हो जाएगा, सॉरी 3s2 एंड 3p3 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितना दिया है 3 और यल की वैल्यू कितना दिया है 1 और यहाँ पे यल की वैल्यू 1 के लिए m = क्या होगा आपका ±1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 0 और क्या होगा आपका +1, मतलब कितने होंगे इसके ऑर्बिटल 3 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बात करेंगे यल के लिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे p की बात करेंगे तो sp आपने पढ़ा होगा sp_df की बात करेंगे तो सबसेल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका कितने होंगे, देखो sp_df तो 0, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ क्या होगा आपका 3 हो जाएगा। p सबसेल की बात करेंगे तो देखो क्या लिखा है 1, अगर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1 हो गया और m +1 -1 होगा। तो क्या पूछा गया है m की वैल्यू 0 के लिए तो कितने होंगे, क्या पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन। तो देखो m एक क्लॉकवाइज, दूसरा क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ पे 73 का 3rd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, बोलिए। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं 74 क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, log Kp/Kc + log Rt = 0 निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए सही संबंध है। देखिए तो इसके लिए log Kp/Kc + log Rt = 0 उसके लिए होगा जहाँ पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी आपकी निगेटिव होगा और क्या भी आपका -1 होगा। तो यहाँ निकाल लीजिए डेल्टा Ng = क्या होता है सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 - 1 यहाँ पे क्या होगा आपका +1, यहाँ निकाल दीजिए डेल्टा Ng = क्या होगा आपका 2 - 3 = क्या होगा -1, यहाँ निकाल दीजिए क्या होगा आपका डेल्टा Ng = क्या होगा आपका 2 - यहाँ पे 4 = क्या होगा -2। हम क्या जानते हैं कि क्या होता है Kp = Kc Rt की पावर यहाँ पे क्या होता है डेल्टा Ng होता है। और अगर फर्स्ट की बात करते हम लोग हैं तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट की बात करें, यहाँ अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या होगा आपका Kp = Kc Rt की पावर क्या होगा आपका 1 हो गया। फिर उसको हम लोग क्या करें Kp/Kc = क्या हो जाएगा यहाँ पे Rt हो जाएगा। दोनों साइड अगर हम लोग लॉग ले लें तो क्या होगा आपका log Kp/Kc = क्या होगा log Rt हो जाएगा। और जब इसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे तो क्या लिख देंगे, इसी को हम लोग लिख देंगे क्या log Kp/Kc - log Rt = क्या होगा आपका 0, जो कि क्या है आपका गलत हो गया। यहाँ क्या दिया है प्लस दिया है। तो सेकेंड की बात करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है, फिर कर लें Kp = Kc Rt की पावर यहाँ पे क्या होगा आपका डेल्टा Ng। तो देखो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है सेकेंड वाले के लिए -1 है। तो Kp = क्या होगा आपका Kc Rt की पावर यहाँ पे क्या हो गया आपका -1 और यहाँ इसको हम ऐसे लिख दें Kp/Kc =
माइनस RT हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या इधर चला गया। अब हम लोग दोनों साइड लॉग ले लें तो log KP अपान KC, और जब उधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस log RT इज इक्वल टू क्या होगा 0। मतलब क्या होगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 75 की। देखिए 75 में क्या दिया हुआ आपका है, एक अभिक्रिया N2 + 3s2 गिव्स 2n3 के लिए Kc का मान इस पर निर्भर नहीं करता है ए अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर, दाब पर, उत्प्रेरक तापमान पर और उत्प्रेरक पर। देखिए हमेशा देखिएगा Kc का मान किस पे सिर्फ डिपेंडेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मतलब इसी पे अपना प्रभाव दिखाता है। तापमान की बात करेंगे, तापमान पर अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक ना, अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे दाब अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता इस पर भी नहीं करेगा, दाब पर भी नहीं करेगा और उत्प्रेरक पर भी नहीं करेगा। तो आप बता सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, मतलब ए, बी और डी की बात करेंगे तो यही आपका क्या होगा, आपका इसी पे निर्भर नहीं करता है। तो क्या होगा आपका थर्ड इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन जिसको हमने हिंदी में डिस्कस किए हैं। इसके आगे आपको शिल्पा मैम डिस्कस करेंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं FST टेस्ट नंबर 24 का, जिसमें स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 51 से 75 का जो डिस्कशन है वो आपको उपेंद्र सर ने करवाया है और 76 से 100 तक का डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 76 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 2 लीटर विलियन में 2 × 10⁻³ मोल OH माइनस आयन, ठीक है, इस तरह से माइनस आयन वाले विलियन का पीएच ज्ञात करना है आपको। ठीक, जहां पर 2 लीटर विलियन दे रखा है और उसके मोल्स भी पता है। तो यहां पर अगर हम देखें सांद्रता क्या होती है, मोल अपॉन आयतन, ठीक, यानी कि V। तो यहाँ पर मोल्स क्या दे रखे हैं, देखो 2 × 10⁻³ डिवाइड में आयतन दे रखा है 2, तो ये कट गया, बचा क्या 10⁻³ क्या आ गया, सांद्रता आ गई। ठीक है, क्या आ गई, सांद्रता आ गई। किसकी, यहाँ पर अगर हम देखें POH की, ठीक है, POH की सांद्रता मिल गई। अब देखो और अगर हम देखें POH = -log OH माइनस, तो यहाँ पर अगर आप POH निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा OH माइनस का, यहाँ पर log OH माइनस, तो यहाँ पर रखोगे 10⁻³ तो ये 10⁻³ बन जाएगा log। इस फॉर्मूले को जब आप और अच्छे से एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा 3 log 10, log 10 1, तो ये कितना बन गया 3 बन गया। तो POH आपको कितना मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया। ठीक, अब देखो फॉर्मूला आपको pH निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 14 - POH, ठीक, तो 14 - 3 कर दो तो pH कितना आ गया, यहाँ पर 14 - 3 11, तो pH पता चल गई आप सभी को। तो आंसर क्या हो गया, OH माइनस आयन वाले विलियन का pH कितना है, 11 है। कितना है, 11 है, यही आपका आंसर है। ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत होते हैं। समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है MgOH का होल ट्वाइस की घुलनशीलता गुणांक यानी कि विलयता गुणांक 1 × 10⁻11 है, किस pH पर 0.1 m मैग्नीशियम 2+ विलियन से MgOH का होल ट्वाइस अवक्षेपण शुरू होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर यानी कि जो Ksp है, ठीक, = Mg+2 और क्या है OH2, तो यहाँ पर OH-2। ठीक,
अगर रिएक्शन लिखोगे तो इस तरह से ये बनकर आएगा। KSP आपको दे रखा है, मैग्नीशियम +2 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर निकालना है ये, ठीक है। देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का दे रखा है, OH- के लिए आपको फाइंड आउट करना है, अवक्षेपण के लिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 × 10⁻11, ठीक। Mg+2 की अगर बात करो तो 0.1 है, तो क्या 0.1 यानी कि 1/10, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू OH-2, ठीक। अब इसे डिवाइड में ले जाओगे, मान लो ये डिवाइड में इधर गया तो क्या बन गया, 10⁻10 बन जाएगा। जब आप OH की बात करोगे, ठीक है, जब आप OH की बात करोगे तो OH- क्या निकल कर आ जाएगा, 10⁻5, ठीक। तो OH कितना आ गया यहाँ पर, 10⁻5 आ गया। तो POH कितना हो गया यहाँ पर, 5, ठीक। POH कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब pH निकालना है, यहाँ पर क्या देखना है, मान देखना है। POH आपको 5 पता चल गया, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, 14 - 5 कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, कितना आ गया, 9। तो अवक्षेपण कितने पर होगा, 9 pH, ठीक है। किस pH पर अवक्षेपण शुरू हो जाएगा, 9 पर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी के ऑप्शन यहाँ गलत होते हैं। क्लियर, इतना सभी को समझ में आ गया। तो pH आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य 8 जूल है, ठीक है, यानी कि W कितना है, 8 जूल है। अब निकाय द्वारा किया गया कार्य है तो ऋणात्मक होगा। फिर कह रहे हैं जब उसे 40 जूल ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है, ठीक है, 40 जूल ऊष्मा की आपूर्ति करी जाती है, यानी कि 40 जूल, क्लियर, के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताओ, यानी कि ΔU बताना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, ΔU = Q + W। तो Q कितना है, 40 और -8, तो कितना हो गया, ये 40 में से 8 गए 32, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना आ गया, 32 जूल। कितनी आ गई, 32 जूल, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। प्लस का आएगा क्योंकि जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ग्रेटर वैल्यू है, वो प्लस साइन में है, ठीक। 32 जूल आ जाएगा आंसर। इतना समझ में आया सभी को। तो 78 का क्या हो जाएगा आंसर, 78 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो बाकी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक आदर्श गैस का 5 मोल 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 8 डेसीमीटर क्यूब के आयतन से 80 डेसीमीटर क्यूब आयतन तक क्या होता है, उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होता है। उत्क्रमणीय रूप से प्रसारित होता है तो यहाँ पर एंट्रोपी पूछी जा रही है, यानी कि ΔS, एंट्रोपी में परिवर्तन, यानी कि क्या हो गया, ΔS हो गया, ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, जल्दी से बताओ यहाँ पर ΔS के लिए। ΔS के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले देखो जो गिवन है, N आपको कितना दे रखा है, 5 मोल दे रखा है। अगर V1 की बात करो तो 8 दे रखा है, ठीक। V2 की बात करो तो 80 दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पर, बस इतनी चीजें। टेम्परेचर भी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 2.303 N और RT, ठीक है, NR log V2/V1, ठीक है। अब देखो सेम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, 2.303 इंटू N कितना है, 5, R की वैल्यू 8.314, log V2 कितना है, 80 अपॉन में 8, ठीक। तो ये log 10 हो गया, ये log 10 1 हो गया। तो यानी कि यही कैलकुलेशन बची है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 95 समथिंग आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा, 95.73। तो यहाँ पर प्लस में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 राइट। तो एंट्रोपी में परिवर्तन कितनी आ गई है, 95.73 जूल, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डन, इतना समझ में आ गया सभी को। चलो 79 का थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के दहन की एंथैल्पी क्रमशः क्या है। देखो कार्बन
के दहन की, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही है यानी कि CO। अब देखो इसको बैलेंस कर लेना, यहाँ पर जो दहन एंथैल्पी इसके लिए -393.5 किलो जूल है, और यहाँ पर कितनी है, माइनस का 283 किलो जूल। क्या कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की एंथैल्पी बताओ, यानी कि यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी आपको बतानी है। तो क्या करोगे यहाँ पर फॉर्मेशन एंथैल्पी, जस्ट इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे मान लो इक्वेशन 2, ठीक, इन दोनों को क्या करो 1 - 2 कर दो। तो जब आप 1 - 2 करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनल वन होगी जो आपको मिलेगी वो हो जाएगी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के किसकी, निर्माण की। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर एंथैल्पीज को भी माइनस करोगे, माइनस का 393.5 माइनस, और ये माइनस कितना हो गया 283, ठीक। अब इसे सॉल्व करो, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर ये प्लस हो गया, बचेगा 110 माइनस का, ठीक। तो 110 देखो कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में, माइनस का 110.5, ठीक, ये माइनस के साथ, क्लियर है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस का 110, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, क्लियर। इतना समझ में आया, यानी कि 80 का ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो एक आदर्श विलयन नहीं बनाता है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाता है, वो कौन है। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो क्या होनी चाहिए कि राउल्ट नियम को ओबे करना चाहिए, ठीक, राउल्ट नियम को। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन कर रहा है, साथ ही साथ अगर हम देखें तो कंपोनेंट के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक। तो यहाँ पर उस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट वन तो नहीं होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट देखो सेकेंड ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसके पास ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो ये क्या है, पोलर है, और दोनों ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये ही क्या होगा, जो आदर्श विलयन को नहीं बनाएगा, ठीक, आदर्श विलयन नहीं बनेगा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो राउल्ट नियम को फॉलो करना चाहिए, और कंपोनेंट जो भी है उनके पास आइडेंटिकल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होने चाहिए, जहां पर हमने बता दिया इनके पास क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया इतना। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन 81 का सेकेंड पार्ट 82 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी विलयन का परासरण दाब बढ़ जाता है। तो किसी विलयन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब है, कब बढ़ जाता है, जब विलय में अणुओं की संख्या भी बढ़ जाती है तो परासरण दाब भी बढ़ जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर विलय के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो परासरण दाब भी विलयन का क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 0 इलेक्ट्रोड क्षमता होती है, क्योंकि रीजन क्या है, एक मानक इलेक्ट्रोड जो है माना गया है, मानक इलेक्ट्रोड जिसमें हम हाइड्रोजन को मानते हैं अगर, तो उसकी वैल्यू क्या ली गई है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करना सबसे आसान है, या इलेक्ट्रोड विभव 0 माना गया है, हाइड्रोजन परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या हाइड्रोजन सबसे हल्का है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन का यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव क्या माना गया है, 0 माना गया है। क्या माना गया है, 0 माना गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलो 84 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और बोला जा रहा है कौन सा सही है। यहाँ कथन 1 क्या बोल रहा है, गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी दोनों में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल की अगर हम बात करें तो दोनों में एनोड पर ही ऑक्सीकरण होता है। ये कथन क्या है, सत्य है,
ठीक, तो यानी कि जो गैल्वेनिक सेल है और विद्युत अपघटनी सेल दोनों में क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। याद रखना, नेक्स्ट स्टेटमेंट में काम आएगा। ठीक, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन यानी कि रिडक्शन। चलो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी सेल दोनों में एनोड पर अपचयन होता है, तुरंत गलत हो गया। ठीक, क्योंकि दोनों में एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ना कि अपचयन। थर्ड कह रहा है विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर अपचयन होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है। दोनों में सेम चीजें होती हैं, क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन। फोर्थ क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, जबकि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर अपचयन होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है ये तो सही है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में एनोड पर अपचयन नहीं होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अभी अभी बताया है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस हिसाब से ये भी गलत, ये भी गलत। कौन सही है, कौन सा स्टेटमेंट, ए। तो केवल ए अगर हम देखें गलत हो गया, केवल ए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, राइट है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो 84 का यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गैसीय अभिक्रिया के लिए दर कितनी दे रखी है। एक अभिक्रिया है जिसके लिए दर यानी कि रेट दे रखा है KAB। ठीक, अब कह रहा है यदि पात्र का आयतन प्रारंभिक का 1/4 तक कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर प्रारंभिक की कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले याद करो सांद्रता = N/V हमने पढ़ रखा था। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर होती है, सांद्रता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है और यहाँ पर मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक, क्लियर। दो रिलेशनशिप यहाँ पर पता चल गए। अब क्या होगा, अगर हम ये इसको घटा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बढ़ रहा होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा। तो यहाँ पर 1/4 हो रहा है तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 4 गुनी हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेट अगर देख रहे हैं यानी कि R' की अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, K, ये हो जाएगा 4A और ये क्या हो जाएगा 4B। ठीक, इतना समझ में आया, क्लियर है। तो ये 4A 4B बन जाएगा। अब इसको बाहर ले लो यहाँ पर, तो K 4 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया 16K, कितना हो गया 16K A और ये हो गया B। ठीक, अब देखो इतने को आपने क्या माना था अभी R यानी कि सिंपल R माना था, दर माना था। ठीक, तो ये क्या हो गया 16, तो कितनी हो गई 16 गुनी हो गई। ठीक है, प्रारंभिक की कितनी हो गई 16 गुनी हो गई। क्लियर है, यही आपका आंसर है, यानी कि फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। 85 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक की चीजें। चलो नेक्स्ट 86 नंबर का क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 1 मोलर से घटकर 0.25 मोलर हो जाती है। कोई रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, प्रथम कोटि की है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट के अंदर ही 1 से कितनी हो गई 0.25 हो गई। अब ये कह रहा है अभिक्रिया की दर स्थिरांक बताओ, यानी कि यहाँ पर R की बात हो रही, दर स्थिरांक यानी कि K। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर जल्दी से बताओ। K = 2.303। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में T और यहाँ लॉग क्या आ जाएगा, लॉग में A0 अपॉन, यानी कि अगर हम फाइनल 1 की बात करें और किसकी बात करें, इनिशियल और फाइनल की। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। आपको पता है वैल्यूज सारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2.303 डिवाइड में कितना है 20, ये कितना हो जाएगा लॉग आपको दे रखा है, पहले क्या है यहाँ पर 1 और क्या है फिर 0.25, कितना है 1 है फिर क्या है 0.25। ठीक, अब देखो ये पॉइंट हटाओगे, 2 0 यहाँ बढ़ाओ, 25 को 100, तो ये 4 हो गया। log 4 की वैल्यू लिख दो,
2.303 डिवाइड बाई 20 और log 4, ठीक, log 4। अब इसकी वैल्यू रखोगे, इसके साथ डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.06931 मिनट इनवर्स, ठीक, क्लियर। तो ये आ जाएगा आंसर, क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 4th वन यहाँ पर हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन का खेल है, ठीक, तो 4th वन आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें, चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट यहाँ पर आंसर नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का, 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसकी सक्रियण ऊर्जा 30 जूल मोल इनवर्स है, 30 किलो जूल मोल इनवर्स है। यदि अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा एच माइनस किलो जूल है, -20 किलो जूल है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा क्या होगी। तो जल्दी से बताओ, यहाँ पर डेल्टा एच की अगर हम बात करें, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात हो रही है, डेल्टा एच, तो यहाँ पर ई ए, यहाँ पर फाइनल के लिए माइनस ई, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई ए बी के लिए, ठीक। तो आप वैल्यूज अगर आप रखोगे यहाँ पर तो कितनी रखोगे, ये आपको दे रखा है -20 का अंतर है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ठीक। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब देखो ये इधर गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 50 समथिंग आ रहा होगा आंसर, ठीक है, कितना आ रहा होगा, 50 समथिंग। तो 50 देख लो कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन में, 50 थर्ड ऑप्शन में, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जब NH4OH विलयन में NH4Cl मिलाते हैं तब, तो यहाँ पर देखो NH4OH, ठीक, और NH4Cl इसे मिला रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर बोल रहा है NH4OH का विघटन बढ़ता है, OH माइनस की सांद्रता बढ़ती है, दोनों OH माइनस और NH4 आयन की सांद्रता बढ़ती है, या फिर OH माइनस की सांद्रता घटती है। अब इस रिएक्शन को देखोगे तो NH4 प्लस और OH माइनस, सेम NH4 प्लस और Cl माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो रीजन आएगा वो आएगा OH माइनस की सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पर घटती है। क्यों, क्योंकि अगर इसको देखो तो ये क्या है, एक तरह का ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, और ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य है। तो सम आयन प्रभाव के कारण, ठीक है, सम आयन प्रभाव के कारण, सम आयन प्रभाव के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH माइनस आयन की क्या हो जाएगी, सांद्रता घट जाएगी, सांद्रता घट जाएगी, क्लियर, समझ आया इतना। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से OH माइनस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो A बना है वो एक डाई है, अब उस डाई का कलर बताओ, ये जो यौगिक A है उसका रंग बताओ किस तरह का होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, सबसे पहले अगर हम देखें इस रिएक्शन में, सेम यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक। अब देखो ये जो बना है यहाँ पर, इससे यहाँ पर क्या पता चलता है, ये क्या है बताओ जल्दी से, इसका नाम ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक, क्लियर, इतना समझ में आया, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब देखो इसका जो रंग आता है वो किस कलर का आता है, यहाँ पर येलो आता है, यानी कि पीला आता है। कैसा आता है, जो डाई बनती है वो कैसी होती है, पीली होती है, क्लियर, इतना समझ में आया, डन। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 89 का
थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लो इस रिएक्शन को। जो ए बनेगा वो ये बनेगा और पीले कलर का अवक्षेपण यानी कि एक तरह की डाई यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 89 नंबर हो गया है। 90 नंबर का क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है मीथेन नहीं बनाया जा सकता है। तो कुछ अभिक्रियाओं का नाम दे रखा है और बोला जा रहा है मीथेन नहीं बनाया जा सकता, यानी कि CH4। ये कह रहा है CH4 नहीं बनाया जा सकता है इनसे। क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग देखो एक एक रिएक्शन देखें, कॉरी हाउस संश्लेषण अगर देखें तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्ट करता है डाई एल्किल क्यूप्रेट से, यानी कि R2CuLi। ठीक, इससे ये रिएक्शन होती है और एल्किल हैलाइड से, ठीक है, एल्किल हैलाइड से। यहाँ पर ये कॉरी हाउस संश्लेषण की बात चल रही है। ठीक, एल्किल हैलाइड से ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनता है। ठीक, अब देखो इससे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कार्बन, 2 कार्बन की तो एटलीस्ट हमें जरूरत होगी। ठीक है, 2 कार्बन की तो एटलीस्ट। अब मीथेन में क्या है, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर इस वजह से ये चीज नहीं हो पाती है, तो मीथेन यहाँ पर नहीं बन पाता है। अच्छा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे एक तरह का क्या है, अभिकर्मक है। ये क्या है, अभिकर्मक है, डाई एल्किल क्यूप्रेट। ठीक, डाई एल्किल क्यूप्रेट। ठीक, किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जा रही है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वुड्स की अगर बात करें, वुड्स की आपको पता है सोडियम मेटल के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो होगा। यहाँ पर 1 कार्बन की चेन नहीं मिल रही होगी, 2 कार्बन की एटलीस्ट यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक, एटलीस्ट 2 कार्बन मिल रहे होंगे, तो ये भी नहीं बन पाएगा। सेवेटियर सेंडररेंस की अभिक्रिया की बात करें तो सिनेरियो सेम, यहाँ पर भी यही होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर असंतृप्त से संतृप्त हमारे जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, लेकिन फर्स्ट जो चेन बनेगी वो हमारी मीथेन की नहीं बनेगी। ठीक है, वो किसकी बनेगी, यहाँ पर एथेन से स्टार्ट होगी। लेकिन ये जो होता है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, याद रखना। ठीक है, ये भी हमारी कैसी रिएक्शन है, ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है असंतृप्त से संतृप्त की ओर। क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए तो तीनों से ही मीथेन प्राप्ति नहीं हो रही है, तीनों से ही मीथेन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 4th वन राइट हो जाएगा 90 का। क्लियर है, यहां तक की चीजें क्लियर है। एक बार आप बुक में रिएक्शन देख भी सकते हो, वुड्स रिएक्शन देख लेना, सेवेटियर सैंडरसन और कॉरी हाउस। क्लियर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 4th वन। चलो नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है CuSO4 के जलीय विलयन से निम्न में से कौन सा रंग अवशोषित करता है। तो अगर हम लोग CuSO4 का रियल रंग की बात करें, कैसा होता है, ब्लू होता है, यानी कि नीला होता है। CuSO4 का जो रंग है वो कैसा होता है, नीला होता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रंग जो हमें मिलेगा वो नारंगी लाल, यानी कि मिलता लाल है लेकिन उसके आसपास का जो रंग नारंगी समथिंग का मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा रंग अवशोषित करता है, ये नारंगी लाल। ठीक, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट ऑप्शन है, 91 का फर्स्ट ऑप्शन, 91 का फर्स्ट। चलो नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो कि एथीन के बहुलकीकरण में प्रयोग होता है वो क्या है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो क्या करता है, एथीन के बहुलकीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो जिगलर नाटा का यहाँ पर जो फॉर्मूला है बेसिकली वो पूछा गया है। क्या होता है, टाइटेनियम का यहाँ पर टाइटेनियम का यहाँ पर क्या होता है, फ्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड होता है। ठीक, टाइटेनियम का क्लोराइड, लेकिन टेट्राक्लोराइड। और क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम इसी से ही देख लें, टाइटेनियम का यहाँ पर TiCl4, तो TiCl4 तो कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें यही हमारा राइट आंसर है। आगे का क्या होगा, प्लस है। ठीक है, आगे का क्या होगा इसका फॉर्मूला, यहाँ पर डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, तो ये होता है जिगलर नाटा का फॉर्मूला। ठीक, नोट डाउन कर लो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और डाई इथाइल एल्यूमिनियम क्लोराइड, डाई इथाइल एल्यूमिनियम
क्लोराइड। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? चलो, तो ये फॉर्मूला जल्दी से नोट डाउन कर लो। पूछा भी जाता है कभी कभी प्रैक्टिकल्स में या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पूछ लिया जाता है, जिगलेरनाटा जो हमारा उत्प्रेरक है उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 93 नंबर का क्वेश्चन, 93 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, लेंथेनाइड तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। लेंथेनाइड तत्वों की अगर बात करें तो कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है। तो लेंथेनाइड देखो चांदी की तरह चमकदार और मुलायम धातु होती है, ये तो आपको बहुत बेसिक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपका चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बताया गया है, जहां पर लेंथेनाइड पढ़ाया गया, पूरी प्रॉपर्टी बताई गई है एनसीईआरटी में। तो वहां पर लिखा है बहुत ही चमकदार और मुलायम धातु होती हैं, तो ये तो सही कथन है, आंसर नहीं होगा। लेंथेनाइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था मेनली जनरली अगर देखें तो +3 होती है, तो ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है लेंथेनाइड एक दूसरे से आयन आदान प्रदान विधि द्वारा पृथक होते हैं, ये भी सही है। ठीक, फोर्थ वन कह रहा है त्रिविन्यासी लेंथेनाइड तत्व की आयनिक त्रिज्या परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लगातार बढ़ती है। नहीं, यहाँ पर जो लेंथेनाइड है जो ट्राइवेलेंट होते हैं, त्रिविन्यासी होते हैं, उन लेंथेनाइड तत्वों की जो आयनिक त्रिज्या होती है वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, घटती जाती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर घटती होती तब ये सही होता, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो यही हमारा राइट आंसर है, यानी कि केवल डी जो है वो सही उत्तर है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो केवल डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर एक करेक्शन है, ये हो जाएगा 16। ठीक, 16 तो बोल रहा है एक 16 समूह का संश्लेषित रेडियो एक्टिव तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 116 होगा। ठीक है, 116 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम उसी के सामने दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। डन, चलो नेक्स्ट 94 का थर्ड 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ऑक्साइडों के लिए दिए गए सूत्र कॉलम 1 और कॉलम 2 में ऑक्साइडों के प्रकार से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कॉलम 1 में आपको कुछ यौगिक दे रखे हैं, कुछ सूत्र दे रखे हैं, कॉलम 2 में क्या दे रखा है, आपको उनके नेचर दे रखे हैं कि वो जो ऑक्साइड हैं वो किस प्रकृति के होंगे। तो Fe3O4 की अगर बात करो, Fe3O4 की अगर बात करोगे तो ये किस टाइप का ऑक्साइड है, ये जो ऑक्साइड है आपका ये बनता कैसे है, FeO प्लस Fe2O3 से। ठीक, तो ये क्या बन गया, Fe3O4। तो ये एक तरह का मिश्रित ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है, मिश्रित ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना इसे, ये किस तरह का ऑक्साइड है, मिश्रित ऑक्साइड, यानी कि A का 4th। अब देखो A का 4th कहाँ पर है, सिर्फ 2 ऑप्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत और थर्ड ऑप्शन गलत, बचा कौन, सेकंड और थर्ड। अब अगर हम बी को मैच कर लें तो आंसर के और करीब जा सकते हैं, तो बी में फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। V2O5 की अगर बात करें, V2O5 वेनेडियम पेंटोऑक्साइड, ठीक, तो ये किस तरह का होता है, ये उभयधर्मी होता है। ये कैसा होता है, V2O5 ये कैसा होता है, उभयधर्मी। ये एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर ही किस तरह का हुआ, उभयधर्मी ऑक्साइड हुआ, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर, तो यानी कि बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट जहां पर है वही हमारा राइट आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें आंसर यहाँ पर मिल गया। ठीक, तो 95 का सेकंड ऑप्शन इज राइट। अगर आपको सी को मैच करना है तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड। और CrO की अगर हम बात करें तो ये डी का थर्ड, यानी कि क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्लियर, तो 95 का क्या हो गया आंसर, नंबर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज राइट। डन, चलो नेक्स्ट 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कथन दे रखे हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है।
शुद्ध जल की मोलरता की बात करी जा रही है और बोला जा रहा है क्या 55.5 होती है। क्या ये कथन सही है? चलो इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है विलय के अणुओं की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। ठीक, इतना तो सभी को पता है। अब मोलरता यहाँ फाइंड आउट करोगे तो अगर यहाँ डेंसिटी देखो तो 1 ग्राम प्रति लीटर, तो 1 ग्राम यानी कि अगर हम 1000 ग्राम की बात करें, ठीक, तो यहाँ पर 1000 ml हो गया। कितना हो गया? 1000 ml हो गया। इसी तरह आप और देखोगे तो यहाँ पर कितना हो गया? अगर इसके n निकालोगे यहाँ से W/m तो कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई 18। कितना हो गया? 1000 डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से जो आप सॉल्यूशन निकालोगे वो निकल कर आएगा 55.5, यानी कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी हो गई? 55.5 हो गई। तो ये कथन क्या है? ट्रू है। ये कथन क्या है? सत्य है। और ये कथन जरूरी ही ना पड़े कि आपको निकालना पड़े, याद रख लो, शुद्ध जल की मोलरता 55.5 होती है। क्लियर? तो कथन 1 सभी को क्लियर है 96 में। चलो कथन 2 देखते हैं अब। ठीक है, कथन 2 देखते हैं। कथन 2 क्या कह रहा है? मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। गलत। अगर यहीं पर मोलरता होती, पीपीएम होता, मोल प्रभाज होता, या फिर अगर हम लोग मास परसेंट की बात करें वो होता, तो वो ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। मोलरता ताप पर निर्भर करती है। तो कथन सेकंड क्या हो गया? यहाँ पर फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 96 का सेकेंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। डन। चलो नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 9.8 ग्राम H2SO4 में परमाणुओं की संख्या बताओ। तो 9.8 ग्राम आपको दे रखा है। H2SO4 के अगर हम मास की बात करें, H2SO4 का यहाँ पर निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। ठीक, तो अगर मोलों की संख्या निकालोगे सबसे पहले तो कितना है? 9.8 डिवाइड बाई 98, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 1/10 मान लो, ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक, 1/10। अब देखो यहाँ पर अगर हम परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो एक फॉर्मूला और पढ़ा है, N/Na। क्लियर? परमाणु यहाँ पर कितने हैं H2SO4 में? गिनो, 4 5 6 7। तो ये कितना हो गया यहाँ पर? इसकी वैल्यू 1/10 है। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है? पता लगानी है। ठीक, और ये एज इट इज लिख दो 7n करके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7Na/10। ठीक, 7Na/10 क्या है? 9.8 ग्राम H2SO4 में परमाणुओं की संख्या है। तो 97 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या है यहाँ पर? राइट हो गया। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन का मात्रात्मक निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? जो क्वालिटेटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें जो होता है वो नाइट्रोजन का, कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? बोल रहा है बर्थलोट विधि, वेलस्टीन विधि, लेसेग्ने विधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन अगर सिर्फ हमें फाउंड करना है तो ड्यूमा विधि या जेल्डॉल विधि। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन हो गया। 98 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। क्लियर? चलो नेक्स्ट 99 कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुने। ठीक है, तो असत्य कथन की अगर बात करें तो फर्स्ट वाला कह रहा है सभी डी कक्षकों का जो आकृति होती है वो समान होती है। अगर डी कक्षकों की बात करें तो 5 होते हैं। ठीक, 5 कक्षक होते हैं, dx² - y²। ठीक, ये जो होता है, और dxz, और बताओ dxy, dxz, ये सब क्या होते हैं? dyz, dxz, dyz। ठीक, 4। अभी एक बचा हुआ है। ठीक, वो कौन सा होता है? dz²। ये 5 है। इन चारों की तो समान होती है, आकृति की बात है यहाँ पर। ठीक है, इन चारों की तो सेम होती है, लेकिन इसकी डिफर होती है। इसकी क्या होती है? भिन्न होती है।
तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी डी कक्षकों की आकृति समान होती है, डिफरेंट होती है। तो यही पहला कथन हमें असत्य मिल गया, यानी कि ये आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु हेतु 4s की ऊर्जा 3d की ऊर्जा से कम है। ठीक, अगर यहाँ पर आप n+l रूल देखोगे तब तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समान परमाणु के लिए जो ये कक्षक है 4s की ऊर्जा 3d की ऊर्जा, ये क्या है यहाँ पर समान है। क्या है यहाँ पर, तो ये भी कथन क्या हो गया असत्य, यानी कि ये भी आंसर राइट है। ये भी क्या है, आंसर राइट है। थर्ड कह रहा है 3p उपकोष हेतु n बराबर 3 l बराबर 1 है। 3p उपकोष 3p, तो ये क्या हो गया, n हो गया, p के लिए क्या हो जाती है, l की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये तो सत्य है, ये आंसर नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो दोनों फोर्थ ऑप्शन दोनों 1 व 2, ठीक है, 1 व 2 यहाँ पर सत्य होंगे। 99 का फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर, तो यहाँ पर इन ऑप्शंस पे क्रॉस। क्लियर, चलो नेक्स्ट और लास्ट नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है C2H2Cl2 के कितने समावयवी संभव है। C2H2Cl2 की बात हो रही, तो देखो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहले देखें तो एक क्लोरीन यहाँ लगा है, एक H यहाँ पर, सेम एक क्लोरीन यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक ये हो गया। क्लियर, दूसरा अगर इसी का देखेंगे अपोजिट कर दो इनकी डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर H है और ये एक Cl है, ये H है, दूसरा समावयवी हो गया, यानी कि Cl की कंडीशन क्या है, अगर देखो अपोजिट है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में। थर्ड वन जो बनेगा इसका, यानी कि कार्बन पर दोनों Cl, एक कार्बन पर समान परमाणु यहाँ पर भी सेम, तो यानी कि मैक्सिमम जो समावयवी इसके बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, 1, 2 और 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, C2H2Cl2 के 3 समावयवी बन सकते हैं, 3 आइसोमर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट ऑप्शन है। ठीक है, 100 का सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 3 समावयवी कुल होंगे। क्लियर, तो यानी कि 76 से 100 तक का जो डिस्कशन है वो यहाँ पर डन हो चुका है, और जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो आपको सर ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।